अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा 7.2 एक्सरसाइज अब हमने करनी है। तो 7.2 एक्सरसाइज से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा वो हम समझ लें। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसे हम उसको देखते हैं। तो आपके सामने ये देखें कि जैसे ये एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में ये एक ड्रॉ करते हैं जो हम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनती होती है, हमने देखना ये होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही होती है उसमें एक तो दो चीज़ें हैं जो बड़ी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एक को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द इक्वेशन और एक को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लाइनेशन का मतलब होता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस जो उस स्लोप या उस लाइन जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो कितना एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस के अलोंग कितने डिग्री का एंगल बना रही है। जितने डिग्री के एंगल बना रहोगे वो उसकी इंक्लिनेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, याद रखें इंक्लिनेशन, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये एक लाइन जा रही है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल अल्फा, अल्फा से हम रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। अल्फा एंगल जो है वो ड्रॉ बना रही है, तो ये इसका इंक्लिनेशन इसका अल्फा डिग्री कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक लाइन ऐसी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है ज़ाहिर है ये 0 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो इसकी इंक्लिनेशन में हम देखेंगे तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से एक लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसकी इंक्लिनेशन जो है वो ऐसी लाइन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का वो एंगल बनाती है वो उसकी इंक्लिनेशन होती है, ठीक है। दूसरी आ जाए स्लोप या ग्रेडियंट जिसे कहते हैं। ये ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है? ये होता है कि कितनी जिसे हम कहते हैं ना स्टीपनेस, कि कितनी जो है वो उसकी जो स्लोप है, स्लोप कितनी स्टीप है, ठीक है। ज़्यादा स्टीप है या कम स्टीप है, ठीक है। ये स्लोप को मेजर करने के ना हमारे पास फार्मूले होते हैं। एक तो ये होता है कि हम इसको बोलते हैं राइज ओवर रन। राइज ओवर रन का क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जैसे आपने पॉइंट ये इसका दिया, कोई एक पॉइंट आप ले लेते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ले लें हम, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम देखते हैं एक्स एक्सिस से, ये ओरिजिन पॉइंट से लेकर यहाँ तक कितने यानी कि कितना डिफरेंस ले रहा है, कितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हाइट यानी कि जिसे हम राइज कहते हैं, राइज में हम देखते हैं कि वो जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर ओरिजिन से कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये राइज ओवर रन ये बनती है। एक्चुअली ये है इसकी स्लोप। स्लोप क्या है एक्चुअली? राइज ओवर रन ये रेशो बिटवीन द, वही चीज़ है जो हम याद है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर करते थे कि टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ पर जब यूज़ करेंगे ना, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? राइज ओवर रन, ठीक है। तो वहाँ पर वही उसी तरह से आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि उसकी जो हाइट कितनी है उसको हम राइज कहेंगे और बेस जो है उसको हम रन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का उस लाइन को जो एक्स एक्सिस से वो लाइन बन रही है, एक्स एक्सिस से जहाँ पे वो लाइन कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस से जहाँ से वो लाइन कट कर रही है वहाँ से लेकर आगे तक एक्स एक्सिस पर कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, इसको रन कहेंगे। और उसी तरह से एक्स एक्सिस से ऊपर हाइट की तरफ उसकी जो हाइट है वो कितनी, उसे राइज कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं तो ये बनते हैं 2 और 2, ठीक है। अब आप देखें कि ये 2 क्या है? ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ, रन भी 2 है और राइज भी 2 है, ठीक है। तो इससे हम इसका जो ग्रेडियंट निकालेंगे 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक तो ये राइज ओवर रन का तरीका होता है। दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास कि अगर हमें उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मिल जाए, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमें, इसको मैं सपोज कह देता हूँ ये आर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 और 1, ठीक है। ये अब अगर दो पॉइंट्स अगर आपको मिल जाएं तो फिर आप एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फार्मूला कि m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह जनरली हम ये भी इस्तेमाल करते हैं कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इन दोनों फार्मूलों में चाहे आप y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 लें, या आप ले y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दोनों फार्मूलों से सेम ही आंसर आता है, ठीक है। बस ये ख्याल रखना है कि अगर आपने ऊपर y2 पहले लिया है तो नीचे भी x2 पहले लेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर आपने ऊपर y1 पहले लिया है, ठीक है, तो नीचे भी x1 पहले लेंगे। तो ये एक फार्मूला भी आता है जिसकी मदद से भी हम जो है वो स्लोप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंक्लिनेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू या tan अल्फा इज इक्वल टू m। m क्या है? स्लोप है, जिसे हम कहते हैं राइज ओवर रन यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये m है। तो आपने अगर एंगल मेजर करना होगा तो जाहिर है tan इधर आके tan इनवर्स m बन जाएगा। तो ये होते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन और ये है स्लोप या ग्रेडियंट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब कुछ हम इक्वेशंस देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो कैसे हमारे पास आती हैं।
जी, अब देखें ये एक हमारे पास आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? देखिए जैसे ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है? और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है? अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में जब यहाँ से ये पैरेलल लूँगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये किसको कट कर रही है? वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रीजन पॉइंट है, ये मेरा 1 है, ठीक है? अब आप खुद देखें ये 1 पे और इधर आपके पास एक्स एक्सिस पे इधर 1 भी है, फिर इधर 2 भी है, सो ऑन 3 चलती जा रही है। इधर यहाँ माइनस का 1 है, फिर माइनस का 2 एंड सो ऑन, ठीक है? ये पैरेलल टू ये लाइन जा रही है। पैरेलल टू क्या है जी? एक्स एक्सिस। तो अब इसमें देखें आपके पास हर जगह y की वैल्यू सेम रहेगी। इधर भी 1 है, यहाँ भी आपके पास y 1 होगा, यहाँ भी आपके पास y 1 होगा, y की वैल्यू यहाँ भी 1 होगी, y की वैल्यू यहाँ भी 1 होगी। लेकिन x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। देखिए x एक्सिस से यहाँ 1, यहाँ उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे इधर -1 हो जाएगी x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू -2 हो जाएगी। लेकिन जो y की वैल्यू है वो हर जगह कांस्टेंट सेम रहेगी। इसलिए वो लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, ठीक है, उसमें y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए हम इसे कहते हैं y इज इक्वल टू a, ठीक है? a क्या होता है यहाँ पर? a एक्चुअली यहाँ पर जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। y एक्सिस के ऊपर है ना, ये इसके ऊपर जो वैल्यू होती है जिसे हम ऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ठीक है? ये ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है a, ठीक है? जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो ये y इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास आएगा, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम इसी तरह से अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आप देखें ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो अब आप वाई एक्सिस के ऊपर ये पैरेलल लाइन आएगी। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो पैरेलल लाइन आ रही है वो किसको कट कर रही है? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट से कट कर रही है। सपोज अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारे पास 1 है और ये 2 आ रहा है, तो ये एक्स को कहाँ पे कट कर रही है? 2 पर, ठीक है? अब हर जगह यहाँ भी एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू 2 है, इधर एक्स की वैल्यू 2 है, लेकिन वाई चेंज होगा अब ये, ठीक है? अगर यहाँ पे अगर वाई 0 है तो इस साइड पे वाई अगर फर्ज किया 1 है, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे -1 है, तो इस तरह से ये तो y की वैल्यू तो ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी, लेकिन x सेम रहेगा, ठीक है? तो ऐसी सूरत हाल में हम इसे कहते हैं जनरल फॉर्म x इज इक्वल टू b, ठीक है? तो ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास एब्सिसा जिसे हम कहते हैं, पहली वैल्यू x कोऑर्डिनेट जो होता है ना हमारे पास, x कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू, तो ये x इज इक्वल टू बी। यहाँ पे जैसे आप x की वैल्यू ये 2, तो इसे कहेंगे x इज इक्वल टू 2, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका टोटका सिर्फ यानी कि आप यूँ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा वो y के बराबर लेना है आपने। y के बराबर जो भी कांस्टेंट वैल्यू y एक्सिस को कट कर रही होगी वो आपके पास y इज इक्वल टू वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? और इसी तरह से पैरेलल टू y एक्सिस लेना होगा तो आप x की वैल्यू लेंगे कि x एक्सिस पर जिसको वो कट कर रहा होगा x इज इक्वल टू दैट वैल्यू, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी? तो पैरेलल टू x एक्सिस पे और पैरेलल टू y एक्सिस पे ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास ये जो m होता है ये स्लोप कहलाती है, m को हम कहते हैं ये स्लोप है, ठीक है जी? और ये जो c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही होती है वो आपकी c की वैल्यू होती है, ओके जी? तो ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये मोस्टली हम इस्तेमाल भी करते हैं, इसमें एक्सरसाइज में भी हम ज़्यादातर यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ये वाली जो है इस फॉर्म को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? तो ये उस वक्त होती है जब आपको कोई एक पॉइंट और एक स्लोप बता दी जाए, पॉइंट और स्लोप मिल जाए आपको, तो आप फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाली जो है वो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है जी? फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्म आती है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है? सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास एक पॉइंट होता है, ठीक है? और साथ में एंगल दिया होता है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है? तो इसका जो फार्मूला है वो आता है x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 2 पॉइंट फॉर्म्स। जी 2 पॉइंट फॉर्म्स का मतलब है कि अब आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बता दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इसकी इक्वेशन बनाएं, ठीक है? तो इन 2 पॉइंट्स से की मदद से आप इक्वेशन निकालते हैं, तो उसका जो ये फार्मूला होता है वो ये होता है कि y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है जी? तो ये हमारे पास ये वैसे वही बनता वही है जो अभी आपको मैंने पॉइंट और स्लोप फार्मूला बताया ना, वहाँ पे स्लोप नहीं दी होती, ये खुद ब खुद जब आप यहाँ से देखें ना y2 माइनस y1 उठा के ऊपर ले जाएंगे, यहाँ नीचे दूसरी साइड पर ऊपर चला जाएगा ये, और नीचे x2 माइनस x1 आ जाएगा, इसको साइड पर निकाल लें तो आप देखें ये वही m की वैल्यू बन जाती है, स्लोप की वैल्यू होती है ना y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये m, तो वही ये फार्मूला बन जाता है दोबारा, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाती है वही, ठीक है? बहरहाल तो जब हमें ये होता है क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हों तो हम ये बेसिक ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? और इसमें वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे कि ये देख रहे हैं आप कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर हमें 2 वैल्यूज ए और बी, ए जो होती है वो एक्स एक्सिस पर जो जिसको कट कर रहा होता है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन ए एक्सिस एक्स एक्सिस को जहाँ पे
कट कर रहा होता है वो ए की वैल्यू है, और इसी तरह से जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रही होती है वो बी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हमें सिर्फ दी होती हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट है, इसलिए इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका वैल्यू फार्मूला होता है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू को पुट करके इनको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। नहीं जी, उसके बाद फिर आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्यों कहते हैं इसे, देखिए ये जैसे ये जा रही है ना ये लाइन, ठीक है, ये ओरिजिन के साथ अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये ओरिजिन के साथ, ये ओरिजिन से यहाँ पे जो लाइन इसके ऊपर ड्रॉ होती है वो इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन होती है। नॉर्मल फॉर्म इसलिए कहते हैं नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये इसका एंगल होता है, ठीक है ये, और इसकी वैल्यू जो है वो उसको हम पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास इस तरह आता है कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा जो है वो पी के बराबर होता है, ठीक है जी। तो इसको हम एक्सपेक्टेड आंसर हमेशा जितने भी हम बनाएंगे ना वो हमेशा इक्वल टू जीरो करके लेंगे। तो ये ऐसे भी होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, इसी में देखें अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका भी ग्रेडियंट निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एम इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इससे हम इसका ग्रेडियंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम उसमें इजीली इसका जो ग्रेडियंट है एम वो ऐसे निकाल सकते हैं कि माइनस ए ओवर बी जो है इसका ग्रेडियंट होगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये आपको काफ़ी इसमें समझ आ गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला 7.2। जी स्टूडेंट्स, देखें बेटा हमारे पास है पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है या लाइन है ना, उसका हमने क्या निकालना है, स्लोप भी निकालनी है जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, और हमने इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखें दो पॉइंट्स जब दिए होंगे, ठीक है, तो उनकी मदद से पहले हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने का फार्मूला, स्लोप को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो हम इनका नाम दे देंगे ना, लेट ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, -2 और 4 के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट हो गए, ये वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह दूसरा पॉइंट बी 5 इन और 11 आ गया, ठीक है जी, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो स्लोप अब अगर हम इसको ए बी की, ए बी, अब ए बी बनेगी ना ये लाइन, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो ए बी बनेगी। तो ए बी की जब हम निकालेंगे स्लोप तो वो एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बराबर होगी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, ठीक है जी। तो अब इसमें आप एक अगर इसको x1 और इसको y1 कहें, इसको x2 इसको y2 कहें, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब देखें ये y1 जो आ गई वो हमारे पास यहाँ से हमने कहा कि ये हमारे पास y1 है 4, ठीक है, ये इसको हम y1 कंसीडर करें तो 4 माइनस ये y2 आ गया 11 ओवर, इसी तरह से ये x1 है माइनस का 2, ठीक है, और ये x2 है -5, माइनस वाले फार्मूले के अंदर वैल्यूज हैं, ये साइन है ये आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 - 11 ओवर -2 -5 आ जाएगा, और इससे हमारे पास ये बन जाएगा 4 - 11 क्या आ गया -7, और नीचे -2 और -5 ये भी -7 बन जाएगा। तो 7 माइनस का है और नीचे भी 7 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। लिहाजा इसका जो हमारे पास स्लोप आएगी वो इन दो पॉइंट से को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप 1 आ रही है, ठीक है जी। फिर देखें जी, अब स्लोप जब 1 आई है तो अब हम इसकी इंक्लिनेशन फाइंड आउट करेंगे। इंक्लिनेशन का वही फार्मूला कि tan अल्फा इज इक्वल टू m, ठीक है जी, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। ले जी, tan इनवर्स m की वैल्यू m हमारे पास 1 आई थी, 1 पुट कर दिया। तो जब आप tan इनवर्स 1 लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर के बाद आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के tan लगाकर उसके बाद 1 लिखेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। लिहाजा इंक्लिनेशन यानी कि अल्फा जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री आ गया, हैंस इंक्लिनेशन ऑफ ए बी इज 45 डिग्री, ठीक है। सेम इसी तरह से देखें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अब ये हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेट हम उसी तरह से नाम देते हैं भी ये वाला पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है जी, इसको बी, कोई भी और नाम दे सकते हैं, सी डी कर सकते हैं, एक्स वाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है जी। तो ये हमने नाम दे दिए ए बी। तो अब हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे जी। तो ये हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला वही उसी तरह से कि एम रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप से, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है जी, -2 -7 ओवर 3 -2, तो -2 और -7 -9, और नीचे 1 आ गया तो -9 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसकी स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गई -9। अब इसकी इंक्लिनेशन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। स्लोप हमें आ गई -9, ठीक है जी। अब तरह वजह से देखें tan अल्फा इज इक्वल टू m और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, और जब आप tan इनवर्स याद रखें ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए ना, याद रखें हमारा एंगल बड़ा होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, ये याद रखना आपने, 90 डिग्री से ये बड़ा एंगल होगा जब भी आपके पास स्लोप जो है वो नेगेटिव आ जाए, याद रखें, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव स्लोप का मतलब ये होता है, देखिए ये आपके पास है ना ये, ठीक है, ये आपकी लाइन यूं जा रही होगी, ये इस तरह से ऐसे इस तरह से कट करती हुई जा रही होगी, ये इस तरह से, ये स्लोप इस तरह की जो लाइन जा जाती है ना, ये आपका जो है ये नेगेटिव एंगल, नेगेटिव होती है स्लोप। और आप खुद देखिए अब ये वाला जो एंगल इसका आपका लाई कर रहा होगा वो आपका लाई कर रहा होगा ये इधर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, देख रहे हैं यहाँ पर ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपका एंगल तो ये बनेगा ना यहाँ ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आपने मेजर करना होता है ये वाला। तो आपको आंसर देगा ये जो आंसर आ रहा है, जैसे tan इनवर्स -9 लिया, ये आया हमारे पास -83.66, ठीक है। अब ये वाली साइड ये आंसर असल में ये आया है, ये इसका
देख रहे हैं, ये हमारे पास ये वाली ये एंगल है, हमें ये नहीं, हमें ये चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस टोटल 180 में से ना इस वाले हिस्से को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 180 में से माइनस किया 83.66 डिग्री को, ठीक है, जिससे हमारे पास एंगल आ गया 96.34 डिग्री। तो ये पॉइंट में जब आए तो आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल पार्ट को, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास 96 डिग्री और 20 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा इंक्लिनेशन निकल आएगी इस सवाल की, ठीक है। तो नेक्स्ट उसी तरह से देखें थर्ड पार्ट है। अब हमारे पास उसी तरह से 2 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, लेट एक का ए, एक दूसरे का नाम बी कर दिया उसी तरह से, ठीक है जी। तो पहले अब हमने इनकी स्लोप निकालनी है, एम y2 माइनस y1 ओवर x2 में। मैंने कहा आपको x y1 माइनस y2 लें या y2 माइनस y1, और बस ख्याल क्या करना है कि अगर आपने y2 माइनस y1 ऊपर लिया तो नीचे x2 माइनस x1 लेंगे, ये आपने ख्याल रखना। तो इस तरह आप ये भी स्लोप उसी तरह से निकल आएगी आपके पास। देखें वैल्यूज पुट की जब हमने 8 माइनस 6 4 माइनस 4, अब 4 माइनस 4 क्या हो, 8 माइनस 6 तो आ गया 2 और 4 माइनस 4 0। याद रखें डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है अनडिफाइंड, मैथ के अंदर ये होता है अनडिफाइंड वैल्यू, ये अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड जो होता है उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, 8 को ना लिटा दें, 8 को ना जैसे लिटा दें इस तरह से, कि ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। तो अब इसका इंक्लिनेशन लेना है हमने, इंक्लिनेशन के लिए उसी तरह से tan अल्फा, इसकी हमारे पास जो स्लोप आई है वो इन्फिनिटी है, यानी कि अनडिफाइंड स्लोप है, ठीक है। अब इसका जब हम इंक्लिनेशन लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू m, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब याद है कैलकुलेटर पे इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं आती होती, वो आपको सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है। तो याद रख लें कि इन्फिनिटी का tan इनवर्स हमेशा 90 डिग्री होता है, ये एंगल होता है, ठीक है। तो आपको पहले बताया था कि स्लोप जब वर्टिकल होती है, जो भी लाइन वर्टिकल, तो उसकी स्लोप क्या होती है, वो अनडिफाइंड होती है ना, इसलिए ये वर्टिकल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये आंसर है। लीजिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप हमारे पास देखें, ये है जी बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जी अब स्लोप्स की मदद से हमने बताना है कि सेम लाइन पर ये, अब क्या मतलब हुआ इसका, देखें सेम लाइन, जैसे ये आप देखें कि ये हमारे पास है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है। अब इस पर एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब बताना है कि ये एक ही लाइन पर कैसे इसको साबित करना है। देखें अगर मैं इसका टुकड़ा निकालूं ए बी और बी सी, ये है तो पैरेलल ना, एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन, तो ये आपस में पैरेलल होते हैं। इसलिए याद रखें अगर 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 आपको स्लोप की मदद से कहा जाए ना, बताएं कि ये एक ही लाइन पर है, तो आपने क्या करना है, ए बी और ए सी या ए बी और बी सी इनकी स्लोप ले लेनी है, ठीक है। अगर तो इनकी स्लोप इक्वल आए, अगर तो इनकी स्लोप सेम आए, तो याद रखें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और अगर आपको याद रहे नहीं तो याद रख लें इस बात को, कि अगर कोई सी 2 लाइंस की स्लोप्स सेम हो तो याद रखना वो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये बात नोट कर लें। 2 लाइंस आर पैरेलल इफ दे हैव द सेम स्लोप, ठीक है, अगर उनकी स्लोप सेम है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, ओके जी। इसी तरह से एक और पॉइंट है वो परपेंडिकुलर का, वो ये होता है कि अगर 2 लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट, 2 लाइंस की स्लोप्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर -1 निकल आए, तो ये होती है, ये निशानी होती है परपेंडिकुलर लाइंस की, ठीक है, समझ आइए। इस तरह इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक लाइन की स्लोप है तो परपेंडिकुलर लाइन उसकी अगर होगी, उसकी स्लोप निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, उस लाइन जो पहली लाइन थी जिसकी हम परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालना चाह रहे हैं, क्या करें, उसे आप रेसिप्रोकल भी कर दें और नेगेटिव भी कर दें। नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होता है ना, वो एक्चुअली स्लोप होती है परपेंडिकुलर, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन की, ठीक है। अगर एक लाइन है उसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी स्लोप क्या होगी, वो पहली लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर 2 लाइन है, एक की स्लोप m1 है, दूसरी की स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। बहरहाल ये अभी पैरेलल लाइंस वाली याद रखें, पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि अगर आप 2 लाइंस जो है उनकी स्लोप निकालें और आपस में इक्वल आ जाएं, इट मीन्स कि वो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो लाइन इस तरह में ए बी और बी सी, यानी कि है तो एक ही स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल हो गई ना, पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो एक ही साथ जा रही है, इनके डिस्टेंस जो है इनके पॉइंट्स के दरमियान में वो सेम ही है, 0 डिग्री का है, कोई यानी कि उनमें फर्क नहीं है, सारे सेम, इसलिए हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये ए बी और सी है ना, तो हम यहाँ पे ए बी और बी सी निकाल लें या ए सी और बी सी निकाल लें, कोई भी आप निकाल के देखें, उनकी स्लोप सेम होगी तो जाहिर है फिर ये पता चल जाएगा ये सेम लाइन पर है, जैसे। इसलिए हमने इसको शुरू किया कि इफ़ ए बी एंड सी आर ऑन द सेम लाइन, क्योंकि शो कर रहा है ना कि ये सेम लाइन पर है पॉइंट्स, तो मैंने कहा अगर तो ये सेम लाइन पर है तो फिर क्या होगा, इनकी ए बी और बी सी की हम स्लोप्स ले लेते हैं, तो ये स्लोप्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये मैंने इक्वेशन बनाई है, देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है जी। तो लें जी स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज ये इसी तरह से देखें, ये a और ये b है, ठीक है। तो ए बी की स्लोप के लिए 5 माइनस इंटू -3 हो जाएगा, फिर 1 माइनस इंटू -1 आ जाएगा, फिर इसी तरह से जब बी सी के लिए आएंगे तो फिर 9 माइनस 5 और 2 माइनस 1, लीजिए इसको हल किया, जब इनको हल किया तो ये आ गया आपके पास 5 + 3 ओवर 1 + 1, इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 माइनस ये 4 ओवर 1, तो 5 + 3, हाँ जी 5 + 3 क्या बनता है 8 ओवर 2।
अब 8/2 को, ये है 4/1 का मतलब 4 ही हुआ, तो 8/2 ऊपर 8 नीचे 2 हो, तो 2 से 8 को डिवाइड करें, आंसर 4 आ जाएगा। ये देखें जी 8/2 और इधर 4/1, तो डिवाइड किया, इधर भी 4 इधर भी, दोनों तरफ 4, इसका मतलब ये ट्रू हो गया, ये सही, यानी इट मीन्स कि दोनों की स्लोप सेम है। जब दोनों की स्लोप सेम है तो फिर हम कहेंगे यस द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन, या हैंस प्रूव्ड दैट बोथ द गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। ओके जी, इसी तरह से देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में भी इस तरह से पी क्यू आर, अब 3 पॉइंट्स ये दिए हुए पी क्यू आर, अब इनका भी बताना है कि ये सेम लाइन पर आ रहे हैं या नहीं, तो हम उसी तरह से पी क्यू की स्लोप और क्यू आर की स्लोप ले लेंगे। ठीक है, तो वही शुरू करते हैं कि इफ़ पी क्यू एंड आर पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन देन स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है जी, ले जी पी क्यू की स्लोप हमने यहाँ पे लिख दी फार्मूले के मुताबिक, उसी तरह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये पी क्यू के लिए हम ये देखें इसी तरह लेंगे, क्या लेंगे देखें 5 माइनस 5, ये देखो ब्रैकेट के अंदर 5, ये वाला माइनस का साइन तो फार्मूले वाला आ गया, और ये खुद माइनस का 5 है इसलिए हम ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह से 7 माइनस 4 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्यू आर की तरफ आएंगे तो ये 15 माइनस 5 ऊपर आ गया, और ये 10 माइनस 7 नीचे आ गया। तो आप देखें इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तो ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, इसमें 7 माइनस 4 3, तो 10/3 इधर भी आ गया। इसी तरह इस साइड पर भी देखें 15 में से 5 माइनस किया 10, और 10 में से 7 माइनस किया 3, तो इधर भी है 10/3, तो दोनों तरफ 10/3, तो सेम दोनों की जो है वो स्लोप क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यस इट इज़ वेरीफाइड दैट, उसी तरह से यस इट इज़ वेरीफाइड दैट द गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर लाई ऑन द सेम लाइन। ओके जी, लें जी इसके बाकी तीसरा और चौथा पार्ट ये अब आपने खुद करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, सेम इसी ही तरीके से आपने उसको भी सॉल्व कर लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी, 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइनिंग करने वाली एक लाइन, और एक और लाइन है जो कि 2 पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करने से बनती है। तो कहते हैं ये 2 लाइंस जो है ना ये पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइंस अभी हमने पढ़ा कि अगर 2 लाइंस की स्लोप सेम होगी तो वो पैरेलल होंगी। ठीक है, और अगर 2 लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमने करना क्या है यहाँ पर, इस लाइन ए बी, जो ये पॉइंट्स ए और बी दिया हुआ है ना, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी की भी स्लोप निकाल लेंगे, फिर सी डी की भी स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों की स्लोप अगर, क्योंकि पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो दोनों की स्लोप को आपस में इक्वल करके आंसर निकाल देंगे, के की वैल्यू अननोन है ना, वो पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर दूसरा जो पार्ट है परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, स्लोप पहले निकाल लें, उन स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 कर दें और वैल्यूज पुट करें, अननोन के निकल आएगा। देखते करते हैं, देखिए पैरेलल लाइन के लिए पहले देखें, सबसे पहले तो लेट m1 and m2 be the slopes of AB and CD respectively। हमने कहा भाई AB की जो स्लोप m1 से रिप्रेजेंट करेंगे और CD की स्लोप को m2 से। ले जी हम m1 पहले जो AB है उसकी स्लोप ले लेते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो गिवन जो वैल्यूज थी उसके मुताबिक जब हमने पुट किया तो -6 -3 ओवर k -7 ये वैल्यूज आ गई उसकी। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या निकला, -6 और -3 तो ऐड हो गया, माइनस का 9 आ गया, नीचे k -7 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास m1, ये पहली जो है हमारी इक्वेशन AB, उसकी ये हमें स्लोप मिल गई। ठीक है, ये m1 स्लोप मिल गई ए बी की। ठीक है, फिर इसी तरह से m2 निकाल लेंगे जो कि CD की स्लोप है, वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसी तरह से इनकी वैल्यू C और D की जो वैल्यूज दी हुई थी वो हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है जी, 4 माइनस 5, इसी तरह -6 माइनस वाला, ये माइनस जो है वो फार्मूले वाला माइनस है, और ये जो है 4 क्योंकि x1 -4 में दिया वो ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे। ठीक है जी, ले जी ये ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा -6 + 4, तो ये बन जाएगा -2। तो -1 ओवर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास 1/2 बच गया। तो हमारे पास m2 जो है ये दूसरी लाइन CD की, ये हमारे पास स्लोप निकल आई। ले अब 2 स्लोप हमारे पास आ गई, एक स्लोप m1, ठीक है, वो हमारे पास है जी -9 ओवर k -7, और दूसरी स्लोप है ये m2 1/2 के बराबर। ठीक है, अब पहली कंडीशन थी कि लाइन अगर पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी तो फिर उनकी स्लोप्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन लीजिए, देखिए पहली कंडीशन के मुताबिक हमने लिख दिया कि सिंस m1 एंड m2 आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, ये 2 सीधी लाइन होती है ना, इसलिए ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करती है कि m1 पैरेलल टू m2, तो फिर क्या होगा, स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। ठीक है, तो फिर क्या होगा, m1 और m2 की स्लोप क्या होगी, m1 की स्लोप बराबर होगी m2 के। ठीक है, तो ये बराबर ले लिया हमने। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ से आगे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मदद से सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक तरफ के डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे इस 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में इक्वल का ही साइन आएगा, और इधर से इस 1 के साथ इसके -7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लीजिए ये 9 2 माइनस का 18 इज इक्वल टू के -7 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -18 + 7 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से क्योंकि माइनस के 7 उधर चला गया, उधर जाके प्लस का हो गया, तो 18 माइनस का है, उसमें से 7 प्लस के निकाल दें तो माइनस का 11 आ जाता है। लिहाजा हमारे पास ये के की वैल्यू -11 आ गई। अब याद रखें, जब भी एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो ना, वहाँ प्रोसेस हमेशा माइनस का
होगा, बड़ी में से छोटी रकम को माइनस कर देंगे और जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा आंसर में वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस 18 जो है वो बड़ी रकम है, उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस ही आएगा। तो -11 हमारा के की वैल्यू निकल आएगी। ये उस सूरत में है जब दोनों लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है जी। अब इसी तरह से परपेंडिकुलर केस आ रहा है आगे। अब परपेंडिकुलर केस है तो उसका मतलब है कि m1 ये परपेंडिकुलर के साइन होते हैं, m2 के परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा, दोनों का जो ग्रेडियंट है उनका प्रोडक्ट लें, वो हमेशा -1 के बराबर होना चाहिए अगर वो परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है। तो अब इसके मुताबिक ये ग्रेडियंट हमारे पास m1 और m2 पहले हम निकाल चुके हैं, वही ग्रेडियंट यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। m1 का ग्रेडियंट था -9/k-7 मल्टीप्लाई बाय m2 का ग्रेडियंट आया था 1/2। ठीक है जी। तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर इज इक्वल टू -1। नहीं जी, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा -9 आ जाएगा, नीचे वाला 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 2 इसलिए 2 × k-7 आ जाएगा। लें जी, अब इसको हल करते हैं आगे। आगे देखें ये -9 ऊपर, नीचे 2k-14 आ जाएगा क्योंकि 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के अंदर वालों से। ठीक है। तो अब उसके बाद अब क्या होगा, अब ये उठाएंगे रकम, यहाँ से रकम उठाएं, 2k-14 उठा के इधर ले जाए राइट साइड को। तो राइट साइड पे जाकर ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी ये, तो इधर आ जाएगा, इधर रह जाएगा आपके पास -9 इज इक्वल टू ये -1 और ये रकम इस साइड पर आके इससे मल्टीप्लाई करेगी -1 से। तो ये इसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट निकल आएगा, ये -9 विल बी इक्वल टू माइनस का 2k और ये माइनस माइनस प्लस और 14 1 14, तो ये बन जाएगा -2k + 14। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k को अकेला करना है, यहाँ से ये प्लस का 14 उठाएंगे, उधर ले जाएंगे 9 के पास। ठीक है, k को अकेला करना है, आइसोलेट करना है। तो k ये 14 इधर गया, 14 यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, -9 -14। तो ये दोनों ऐड होंगे, जब दोनों रकमों के साइन सेम हो ना, वहाँ हमेशा एडिशन का होती है, याद रखना है। साइन वही आता है जो दोनों के साथ होता है, माइनस, और दोनों को ऐड कर देते हैं। ये माइनस का 23, इस साइड में हमारे पास -2k है। अब यहाँ से आप देखें ये हमारे पास -2k आ रहा है। ठीक है, तो k को अकेला करना है, k के साथ 2 माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए ये माइनस का 2 जो है दूसरी साइड पर जाकर 23 के नीचे उसको डिवाइड करेगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -23 ओवर -2। तो ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास ये आ जाएगा 23/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी k की, तो k इज इक्वल टू 23/2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो k की वैल्यू एक हमारे पास -11 आई। कब आई, जब दोनों ग्रेडियंट्स जो थे वो पैरेलल थे, जब इनके लाइंस पैरेलल के हिसाब से जब हमने देखा, सेम ग्रेडियंट बनाया, उससे k की वैल्यू -11 आई है। और जब परपेंडिकुलर है, जो कंडीशन है अभी उसके दोनों के ग्रेडियंट्स का जो है प्रोडक्ट वो -1 के बराबर आता है, उससे जब हमने k की वैल्यू निकाली तो वो आई 23/2। ठीक है जी, ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पेपर में बेटा एक पार्ट आता होता है, पेपर में ये दोनों नहीं आएंगे, एक कोई एक पार्ट आएगा। ठीक है जी, लें जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। वो कहता है यूजिंग द स्लोप्स, उसी तरह से वो जो स्लोप्स हैं उनको आप यूज़ करते हुए शो द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस। एक ट्राइंगल है जिसके ये वर्टिसेस हैं A B एंड C। वो कहता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बताएं ये कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा ना एक प्रॉपर्टी कि स्लोप्स अगर क्या हो, उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है वो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी तो ऐसी होती है ना, इस तरह से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास A, ये आ गया B और ये आ गया C। ये ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये A पर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर AB और इसी तरह से AC, ये AB और AC का ग्रेडियंट ले लें, AB का ग्रेडियंट ले लें और AC का ग्रेडियंट ले लें, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है ना, तो इसी तरह यही करना है हमने यहाँ पे जो गिवन पॉइंट्स हैं A B और C, तो उसमें हमने पहले AB और AC का जो है वो ग्रेडियंट लेने। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, लेट M1 एंड M2 बी द स्लोप्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम ले लेते हैं अभी AB का ग्रेडियंट M1 और AC का M2 ले जी। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक ये M1 हमारे पास ये इसका ग्रेडियंट में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये ग्रेडियंट निकला है इसका 3/2 माइनस का, तो -3/2 M1 हमारे पास -3/2 आ गया। ठीक है, अब M2 का हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट की तो इसका ग्रेडियंट ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये आ जाएगा हमारे पास 8/12। तो 8/12 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 के टेबल पे काट रहा है, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, तो ये M2 की वैल्यू 2/3 आ गई। ले जी, M1 हमारे पास था -3/2 और M2 की वैल्यू है 2/3। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो AB परपेंडिकुलर होगा AC पर, तो वो उस सूरत में होगा जब इन दोनों के ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम M1 M2 इज इक्वल टू -1 ये कंडीशन लगाते हैं। इसमें अब M1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, देखें जी ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये आ गया ना, ये वाली कंडीशन M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो M1 की जगह -3/2 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय M2 की जगह 2/3 पुट कर दिया। लें जी, 3 1 ज़ार 3, 3 से 3 कट गया, 2 1 ज़ार 2, 2 से 2 कट गया, तो इधर आपके पास सिर्फ क्या बच गया, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास -1 आ गया, राइट हैंड साइड पे भी -1। तो देखें ये बराबर हो गया। इसका मतलब है इनका जो ग्रेडियंट का ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट लिया था वो -1 के बराबर आ गया। इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। लीजिए, hence verified that the vertices A, B and C make a right angle triangle। ओके जी, लीजिए ये हमारे पास इसका ये रिजल्ट आ गया, मेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है जी 2 pairs of points are given,
फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नॉन। अब देखिए वही दो पॉइंट, एक पॉइंट हमें ये, एक पेयर ऑफ पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पेयर ऑफ पॉइंट ये दिया हुआ है। अब बताना यह है कि इनसे बनने वाली जो एक लाइन ये वाली और ये वाली इससे बनने वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइंस क्या आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, या ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो बेटा है क्या, वही चीज स्लोप निकालनी है। इसकी भी स्लोप निकालेंगे, इसकी भी स्लोप निकालेंगे। अगर इन दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो ये पैरेलल होगी, और अगर इन दोनों की स्लोप जो है वो इक्वल ना आई बल्कि उनका प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर आ गया तो ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और अगर ना वो इक्वल है ना ही वो उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है तो फिर इसका मतलब नन। ठीक है जी, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ले जी शुरू करते हैं। अब पहले हमने कहा सबसे पहले पार्ट ए का करते हैं कि भी लेट 1 - 2 जो ये पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। ठीक है, अब हमने इनके ग्रेडियंट की ये जो लाइन बनेगी ए बी बनेगी, ये वाली जो लाइन बनेगी सी डी, तो हमने कहा लेट ये आ गया और M1 एंड M2 बी द स्लोप्स ऑफ ए बी। इस ए बी की स्लोप को M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी डी की स्लोप को M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ले जी अभी हम यहाँ पे पैरेलल में मैंने दोनों ही स्लोप निकाली, M1 की भी और M2 की भी साथ साथ निकाल देगा। ठीक है, तो M1 की ये स्लोप निकाली हमने ये उसी फार्मूले से y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसी तरह से M2 की भी स्लोप उसी y2 - y1 ओवर x2 - x1 से निकाली। ठीक है, ले जी दोनों की स्लोप जब निकाली तो देख लें आपके सामने स्लोप में वैल्यूज पुट की और इनको जब हल किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। M1 की वैल्यू 3 आ रही है, M2 की वैल्यू -1/12 आ रही है। तो इससे एक चीज साबित हुई कि दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, ले जी अब हम चेक करते हैं क्या ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल प्रोडक्ट बनती हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट लें तो -1 के बराबर आता है। ठीक है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर ये देखें ये है इसका जो रेसिप्रोकल, इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना उसका ग्रेडियंट होगा -1/3, तो ये तो -1/3 है ही नहीं, लिहाजा ये भी नहीं बनती। बहरहाल यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि इनका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू -1 है। अब वैल्यू पुट कर दो, M1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय -1/12, ये 3 इस 12 को कट करेगा, 3 1 3, 3 4 12, तो ये -1/4 बन जाएगा। ले जी देखिए ये -1/4 आ गया, तो -1/4 और -1 तो बराबर नहीं होते, लिहाजा ये ना ही पैरेलल है ना ही ये क्या है वो परपेंडिकुलर। इसलिए लिखें देयरफॉर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ले जी ये आंसर आ गया। सेम इसी तरह इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में देखें सेम उसी तरह से हमें ये -3 4 6 2 और इसी तरह 4 5 और -2 और -7, ये दो पॉइंट्स यहाँ पर और ये दो पॉइंट्स उसी तरह से लेट कर लें, इनका नाम ए बी, इन दो पॉइंट्स का नाम सी डी कर दिया। ठीक है, और इनकी ए बी की जो है वो स्लोप को M1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सी डी की स्लोप को M2 से, तो लेट ये आ गया M1 एंड M2 बी द स्लोप्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ले जी हम स्लोप निकाल लेते हैं। M1 की स्लोप जब हम निकाली इसी तरह से पैरेलल में इसके साथ ही ये M2 की भी स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है जी, उसी फार्मूले से तो वैल्यूज पुट की, जब हमने वैल्यूज पुट की आंसर निकाला, देख लें ये आ गया -2/6 + 3 और ये हमारे पास बन जाएगा -2/9। इसकी स्लोप आ गई ए बी लाइन की स्लोप और सी डी लाइन की स्लोप आ गई 2, M2 आ गया 2, तो बराबर अगेन देखिए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब है एज M1 इज नॉट इक्वल टू M2। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस भी नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर अब चेक करते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए देखिए M1 M2 का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि अगर इक्वल हो तो यहीं से पता चल जाता है ना कि -2/9 है ना, तो इसका ग्रेडियंट होना चाहिए था +9/2। याद रखें, ये भी याद रखें कि बड़ा सिंपल होता है, अगर एक लाइन का आपको ग्रेडियंट पता है ना तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट उसको रेसिप्रोकल भी करो, साइन भी चेंज कर दो। जैसे इसको रेसिप्रोकल करो 2/9 की बजाय 9/2 कर दो और साइन भी चेंज कर दो प्लस, यानी कि प्लस का 9/2 जो होगा वो इसकी ऐसी लाइन का स्लोप होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, तो 2 आ रहा है। ठीक है, लिहाजा ये इसी तरह से उसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें तो 2 टू द -4/9, इधर लेफ्ट साइड पे -4/9 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और राइट साइड पर तो हमारे पास क्या है जी, वो -1 है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है, लिहाजा ये मतलब ना ही ये पैरेलल बन रही हैं। ठीक है, क्योंकि स्लोप्स डिफरेंट है, सेम नहीं है, और ना ही उन स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, -1 के बराबर भी नहीं आ रहा, लिहाजा कि हम वही बात करेंगे देयरफॉर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय द गिवन पॉइंट्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अच्छा, बच्चे परेशान होते हैं सर इतनी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, हमें तो याद नहीं रहती। तो ये बेटा ये सवाल के अंदर ही सारी इंग्लिश दी हुई है, सवाल गौर से पढ़े ना, क्वेश्चन आप देखें बुक के अंदर, ये देखेंगे शुरू में मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में ही ये सारी बात लिखी हुई है कि टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल और नॉट। अब वहाँ पे रिजल्ट आया ना तो आप कहेंगे उसी तरह से यही चीज़, यही अल्फाज कि भाई साबित क्या हुआ कि देयरफॉर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय द गिवन पॉइंट्स, ये आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है, आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। बस ये करना, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि स्ट्रेट लाइन की मुख्तलिफ इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो तरीके आपको याद हो, जेन में हो। ठीक है, उसकी मदद से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब सबसे पहले कहते हैं फाइनल इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू, एक ऐसी हॉरिजेंटल लाइन बताएं जो इस 7 और -9 में से गुजर रही हो। ठीक है, अब हॉरिजेंटल लाइन आपको बताया, हॉरिजेंटल लाइन जो कि वो होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी होती है उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये नहीं लिया जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट
जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ये वैल्यू होगी उसके अंदर, ठीक है। तो y की वैल्यू हम इसको यहाँ कहेंगे y इज इक्वल टू -9, ये बनेगा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम कहते हैं y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a जनरल फॉर्म होती है, ये रिप्रेजेंट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन को, और a जो होता है वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है। a रेफर करता है, a किसको जाहिर करता है, y कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को। y कोऑर्डिनेट देखें क्या है, -9, तो इसलिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -9, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इक्वल टू 0 करके देना है, तो y प्लस ये -9 y की तरफ उधर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 7 -9। सेम इसी तरह से वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बताया ये क्या है जी, ये इसमें आपके पास क्या होगा कि y इज इक्वल टू a इसकी जनरल फॉर्म होती है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है उस वो वैल्यू होती है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल टू दैट वन, y इज इक्वल टू -9 जो है हमारे पास, उससे हमने इक्वेशन बनाई y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब वर्टिकल लाइन करेंगे तो फिर हम x कोऑर्डिनेट को लेंगे, जो गिवन पॉइंट होगा ना उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू b से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन है, इसमें x वेरिएबल इस्तेमाल होगा, याद रखें। एक ये समझ ले भाई, एक हिंट बता रहा हूँ, या एक जिसे कहते हैं ना भाई, एक आपको टोटका बता रहे हैं कि जी वो ये है कि आपके पास क्या है जी, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो y वेरिएबल के बराबर होगी, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो x वेरिएबल के बराबर होगी, ठीक है। तो x वेरिएबल जब लेंगे तो फिर आपने क्या लेना है, एब्सिसा जिसे कहते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट लेना है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -5, ठीक है। तो ये b की जो है वो x -5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लिहाजा x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, और x प्लस 5, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी वर्टिकल लाइन में, ठीक है। फिर एक दफा सुन लें, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पॉइंट दिया होगा उसका आपने y कोऑर्डिनेट ले लेना है, तो y इज इक्वल टू -9 उसकी इक्वेशन बनेगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसमें आपने x कोऑर्डिनेट को ले लेना है, तो x इज इक्वल टू -5 उसकी वो बन जाएगी, तो उससे आपने इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बना लेनी है, ओके जी। ले जी नेक्स्ट हमारे पास अब वो कहता है थ्रू a एंड हैविंग स्लोप 7, यानी हमें एक पॉइंट दे दिया और साथ में स्लोप भी बता दी है, तो ये हमारे पास होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन का ये फार्मूला होता है, ये वाला कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट दिया होता है, इसकी पहली x कोऑर्डिनेट ये x1 होता है और ये y1 होता है, तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास 7 दी हुई थी, वो हमने पुट कर दी, और x1 की वैल्यू ये माइनस का 6, ठीक है। ये माइनस हमारे पास फार्मूले वाला आया, और ये 6 का अपना माइनस का साइन, इसलिए ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे ताकि माइनस माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू x प्लस 6। अब इस 7 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ले तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 7x प्लस 42, ठीक है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इक्वल टू 0 लाना है। हर इक्वेशन को जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, इक्वल टू 0 करके रिप्रेजेंट करना, याद रखना, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, x पहले y बाद में, इसी तरतीब से लिखना कि x पहले आए y बाद में आए, ठीक है। तो 7x इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का 7x प्लस 5 प्लस y माइनस 5, इधर ये 42 भी उधर जाके माइनस का 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस 7x प्लस y माइनस 47 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास शुरू में माइनस का साइन आ जाए, लीडिंग कोफिशिएंट शुरू वाली वैल्यू माइनस में, तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव कर दें, उसको आपने पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो इसको सबको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 7x हो जाएगा, ये माइनस का y, और ये प्लस का 47 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जब हमें उसने एक पॉइंट ए और स्लोप बताई है, ठीक है जी। फिर इसी तरह से एक और अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से कि पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप बता दी कि 0 है, स्लोप बता दी 0 है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला वही, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, वही इक्वेशन लिख दी हमने, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने जब पुट की, अब देखो ये 0 है, 0 इस पूरी वैल्यू को 0 बना देगा, 0 से मल्टीप्लाई कोई भी करे 0 हो जाता है, लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ले जी इसके बाद पार्ट ई में देखें, पार्ट ई में अब हमारे पास उसी तरह से हमें स्लोप कहता है अनडिफाइंड है। अब आप देखिए स्लोप अनडिफाइंड आपको मैंने बताया वो कब होती है, हाँ जी, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना तो स्लोप 0 होती है, ठीक है। और जब आपकी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे, ठीक है, तो स्लोप जो है अनडिफाइंड हो जाती है। तो वर्टिकल लाइन आपको बताया, अभी हमने पीछे देखा था वर्टिकल लाइन, ये सवाल था वर्टिकल लाइन वाला, ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ये सेकंड पार्ट वर्टिकल लाइन वाला था। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, जो पॉइंट दिया जाएगा उसमें आपने उसके x कोऑर्डिनेट को ले लेना है, वही आपकी इक्वेशन बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये कह रहा है अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड मतलब ये वर्टिकल लाइन है, तो इसमें ये आपके पास x कोऑर्डिनेट -8 दिया हुआ है, लिहाजा x इज इक्वल टू -8 लेना है, और x इधर लाके आपने माइनस का 8 इधर लाकर यहाँ माइनस का 8 है, इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 8 इक्वल टू 0, इस कंडीशन के लिए कि जब हमें ये पॉइंट दिया और स्लोप अनडिफाइंड हो, ठीक है जी, ये बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास देखें जी पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ में अब क्या आ रहा है, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए सिर्फ, ठीक है। तो 2 पॉइंट दिए हुए, स्लोप नहीं दी हुई, तो ऐसे इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, ये हमने पढ़ी थी। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसमें अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसके जैसे ये पहला पॉइंट है, इसके पहले कोऑर्डिनेट को x1 कहेंगे, दूसरे को y1, इस तरह दूसरे पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट को x2 कहेंगे, दूसरे को y2। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें। ये पुट की हमने, जब हमने पुट की, ये देखें ये हमारे पास क्या आया, ये रिजल्ट निकला है y प्लस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर 14। अब यहाँ पे उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 14 इधर आके y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 इधर x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेगा। ले जी हमारे पास 14y प्लस 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 आ जाएगा। और इधर से आप उसी तरह से सब सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, इक्वल टू 0 कर दें। तो ये उधर आके माइनस का 2x, ये प्लस का 14, ये प्लस का 42 और ये 10 भी इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरह ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 14y प्लस 32, 42 में से ये 10 माइनस कर देंगे, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। बाकी देखिए उसी तरह से शुरू में माइनस भी आ रहा है और यहाँ पर इन तीनों में हमें 2 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें कोई कॉमन मिल रहा हो तीनों रकमों में, वो बाहर निकाल लें ताकि हम उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें। तो ये हमने -2 बाहर निकाला, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, अंदर आ गया। एक तो माइनस की वजह से अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा x, ये माइनस का 7y और ये माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, अकेला कांस्टेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं, इसलिए -2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया। बाकी रह गई ये वाली इक्वेशन कि x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके जी, ले जी उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर जी आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एक स्लोप दी हुई है। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप ये देखें इसमें क्या करेंगे, इसमें ये आपका जो -7 है ये स्लोप, यानी कि ये सॉरी ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप आपकी वही -5 जो वो m है, तो ले इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल टू m की जगह -5x और c की जगह पे -7 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी y इक्वल टू -5x -7। अब इसको भी इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इक्वल टू 0 करना है, तो माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, 5x प्लस y प्लस 7, ये 7 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ले जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, आप देखें ये पार्ट नंबर एच है, x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 4। अब इसको देखें ये क्या मतलब है, ये कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये ऐसे होती है ना, ये देखें ये हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये जैसे अब ये क्या है, इस तरह से ही कट कर रही है, यानी कि इधर से आपको पास ये x एक्सिस पे कट कर रही है, x एक्सिस पे कट कर रही है, उसको हम a का नाम देते हैं, और y एक्सिस पे जहाँ ये कट कर रही है तो उसको हम b का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, एक x इंटरसेप्ट कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है लाइन, और y इंटरसेप्ट कि y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसने बताया कि x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पर वो 4 है, तो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे a और b की वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब इसमें a जो है वो x इंटरसेप्ट है और b जो है वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें दी हुई है वो हम पुट कर देंगे a की जगह पर, यह आ जाएगा x ओवर -3 प्लस इसी तरह से जो y इंटरसेप्ट है वो हम b की जगह पुट कर देंगे, तो y ओवर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेना है, याद रखिए डिनोमिनेटर का साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ चला जाता है, डिनोमिनेटर के साथ साइन नहीं रहता, ऊपर चला जाता है। तो ये -x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 4 की मदद से हम एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम 14 आया। एलसीएम को सॉल्व करने का वही तरीका बेटा कि एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 4 आएगा, 4 को इस -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x बन जाएगा। आगे प्लस का साइन, इसी तरह से 12 एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा, उस 3 को y से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 3y, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1, ये हमारा आ जाएगा। अब इस 12 को यहाँ से हटाएं, इधर ले इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसको यूँ बना लेंगे हम, इक्वल टू 0 करने के लिए -4x प्लस 3y, ये 12 भी इधर ले माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब शुरू में क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है तो सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 3y और इधर साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ले जी उसके बाद आखिरी पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसमें भी x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एक स्लोप दी हुई है। x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस को ये -9 पर कट कर रहा है, तो और हमें कुछ नहीं पता, तो वहीं पे देखें ना, अगर जहाँ पे -9 को कट कर रहा है वहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। -9 और 0 और साथ स्लोप दी हुई है, तो ये वही स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे भी, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, उसकी वैल्यूज पुट कर दी। नहीं जी y1 0 था, ठीक है, इधर -4 x इंटू x1 की वैल्यू -9 थी, ठीक है। तो ये माइनस कुलिया वाला फार्मूले वाला आ गया और ये 9 का अपना साइन माइनस प्लस हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब ये -4 इंटू x प्लस 9 है, ठीक है, -4 अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो -4x
-36। ठीक है, अब इन दोनों रकमों को उठा के लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस के हैं, दोनों इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 4x, ये y भी प्लस का है, ये 36 भी प्लस का है, इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 6 हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।